जय हिंद, जय भारत। कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले नजर एक उन टॉपिक पर जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली। देखिए, कर्मचारियों और पेंशनर्स की होने वाली है मौज। अब वेतन आयोग हर 10 साल नहीं बल्कि 5 साल में आएगा। अब इसको लेकर क्या खबर है, चलिए आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। ये और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स हैं जिनमें विधवा पारिवारिक पेंशन, एडिशनल पेंशन, पीएमआर केस स्टेटस, इसको लेकर जानकारी मांगी गई है। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनके टॉपिक मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं और इनके बारे में आज के इस वीडियो में बात होगी। इसके साथ साथ देखिए, पेंशन सही नहीं आ रही या फिर पेंशन से रिकवरी आई है, इन दोनों ही केस में आपको क्या करना है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में विस्तार से बात होगी। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स तक इस वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रख लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करूंगी इस मांग के साथ। देखिए, कर्मचारियों और पेंशनर्स की मौज होने वाली है। 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने हमारे देश के जो अलग अलग, चाहे राज्यों के यूनियन संगठन हो चाहे केंद्र सरकार के हो, वो लगातार अलग अलग मांगे रख रहे हैं। जहां फिटमेंट फैक्टर के आंकड़े अलग हैं, वहीं पर फैमिली यूनिट की बात जहां कहीं सेम नजर आ रही है। अलाउंसेस में बढ़ोतरी की मांग सेम है, कुछ मांग सेम है, कुछ मांग जो है कुछ अलग से भी कही जा रही है। तो यहाँ देखिए, 8 पे कमीशन में अब 10 नहीं 5 साल में सैलरी हाइक की मांग। केंद्रीय कर्मियों की होगी मौज, यानी वेतन आयोग अब हर 10 साल के बदले 5 साल में लागू होना चाहिए। अब देखिए, कर्मचारी यूनियनों की डिमांड है कि नए वेतन आयोग के लिए अब 10 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये 5 साल में आए, जिससे सैलरी कम समय में संशोधित हो सके। यानी देखिए, सिर्फ महंगाई भत्ता ही नहीं बल्कि वेतन आयोग पर भी जो है उनको उसको जल्दी लागू करने की जो है मांग वेतन आयोग की कमेटी के सामने रखी जाएगी। यानी 10 साल के बदले 5 साल। जैसे कि कल या परसों के वीडियो में मैंने कहा था कि महाराष्ट्र में यानी पुणे में जो एक वेतन आयोग की मीटिंग हुई थी, तो वहां के जो स्थानीय संगठन था, उन्होंने एक बहुत बड़ी मांग रखी थी कि महंगाई भत्तों में सही तरीके से बढ़ोतरी होनी चाहिए। जैसे अभी 2% की बढ़ोतरी है, इतना काफी नहीं है। महंगाई भत्तों में जैसे पहले अच्छी तरीके से बढ़ोतरी होती थी वैसे होनी चाहिए। ये मांग महंगाई भत्ते को लेकर रखी गई थी। और अब देखिए, वेतन आयोग हर 10 साल के बदले 5 साल में आए, इसको लेकर भी मांग जो है रखी जा रही है। आगे यहाँ देखिए, जैसे मैंने कहा कि 8वें वेतन आयोग से जुड़े जो कुछ अपडेट्स हैं वो लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही कर्मचारी यूनियनों की मांगे और चर्चा में है। यानी आज लोग भी जानना चाहते हैं कि कर्मचारी संगठन क्या मांगे कर रहे हैं। देखिए, अब जैसे कि मैंने कहा कि 10 साल का इंतजार नहीं करना है बल्कि हर 5 साल में जो है वेतन बढ़ोतरी होनी चाहिए। अब इसके पीछे वजह क्या बताई है? बढ़ती महंगाई और जो जीवन लागत है, बढ़ती हुई जीवन लागत है, यानी जीवन जीना आज कितना मुश्किल हो गया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये मांग जो है रखी गई है। इसके साथ-साथ अब देखिए, सरकार से सिफारिश की क्या डिमांड है। इंडिया टुडे की ओर से पहले भी 8 पे कमीशन से जुड़ी अपनी कवरेज के दौरान इसके बारे में बताया था, जिसके मुताबिक कर्मचारी यूनियनों को 2 वेतन आयोग के बीच के अंतराल को 10 साल से घटाकर 5 साल किए जाने का सुझाव दे रहे हैं। यानी जो रिपोर्ट्स वगैरह भी सामने आ रही है उसके माध्यम से भी यही पता चल रहा है कि सभी कर्मचारी संगठन जो है एक साथ यही मांग केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं। आगे ये जरूरी क्यों हो जाता है, तो इस पर देखिए, एनसीजेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान इस सैलरी हाई डिमांड के पीछे की वजह के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा 10 साल का समय आज की आर्थिक वास्तविकताओं से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। उनके अनुसार कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों समेत बैंकिंग सेक्टर में पहले से ही हर 5 साल में वेतन संशोधन लागू है। यानी अगर अलग अलग संस्थानों में है तो यहाँ पर क्यों नहीं, सरकारी कर्मचारियों के साथ ये भेदभाव अन्याय क्यों हो रहा है।
और इसके साथ साथ देखिए, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के वेतन में अक्सर तेजी से चेंजेस देखने को लिए मिलते हैं। सिर्फ 3 सालों में ही सैलरी संशोधन हो जाता है, जबकि सरकारी कर्मचारियों को अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए 10 साल का इंतजार करना पड़ता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है बात की गई है। अब इसके साथ देखिए, पेंशन सैलरी पर बड़ा सरकारी खर्च की अगर बात करें, तो फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के फाउंडर और एनआईटी आयोग में काम कर रहे एक जो व्यक्ति है, उनका कहना है कि देखिए, सरकार कर्मचारियों का वेतन और पेंशन पहले से ही सार्वजनिक खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। राज्यों के लिए औसत वेतन और पेंशन उनके राजस्व का 40% से ज्यादा हिस्सा होते हैं। केंद्र सरकार के लिए भी सैलरी और पेंशन मिलाकर खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। तो इस पर देखिए, बार बार वेतन आयोग आने से सरकारी खजाने पर दबाव तेजी से बढ़ सकता है, कुछ ये कहना है। लेकिन देखिए, जहां पर हम पर कहीं बात करें, तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वेतन आयोग जो है 10 साल के बदले 5 साल होना चाहिए। वहीं पर कई एक्सपर्ट्स जो है, वो सरकार पर सरकार के खजाने पर जो दबाव पड़ता है, उसकी भी बात सामने रख रहे हैं। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि इस वेतन आयोग में बहुत सारे ऐसे बदलाव होंगे जो हमारे कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़े हैं। तो लगातार हमारी नज़र इस पर है, जो भी अपडेट्स होगी वीडियो के माध्यम से ज़रूर से शेयर कर देंगे। चलिए, इसी के साथ एक-एक करके कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। एक कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम जी, 6 सीपीसी में पे स्केल 5,000 से 8,000 रुपए और 5,500 और 9,000 के को मर्ज करके 6,500 से 10,500 पे स्केल इन्होंने विस्तार से यहाँ पर किया है। लेकिन इनका मेन कहने का मतलब ये है कि एमईएस डिपार्टमेंट जो है, इसको लागू नहीं कर रहा है। तो प्लीज इसके बारे में क्या कार्रवाई करनी है बताइए। तो चलिए विस्तार से इसका जवाब देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप आरटीआई का उपयोग कर सकते हैं। संबंधित व्यक्ति को, यानी आपको, जिन्होंने भी कमेंट किया है, एमईएस मुख्यालय में आरटीआई लगाकर ये पूछना चाहिए कि 2019 के आदेश को आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। इसके साथ साथ ऐसे अगर बहुत सारे कर्मचारी हैं, तो एक साथ मिलकर रक्षा मंत्रालय या पीसीडीए को सामूहिक प्रतिवेदन आपको भेजना चाहिए। यानी सबको साथ में मिलकर रक्षा मंत्रालय या पीसीडीए से इसकी जानकारी मांगनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। अब कानूनी सलाह की भी बात करते चले, क्योंकि आप 2009 और 2019 के आदेशों का हवाला दे रहे हैं। यदि विभाग जानबूझकर देरी कर रहा है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या नए सिरे से कानूनी नोटिस दिशा में दिया जा सकता है। यानी ये कुछ कदम है जो आप उठा सकते हैं। और देखिए, आज की इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनका विस्तार से जवाब दिया है, और ये इसलिए भी ताकि ऐसे कोई और भी मामले हो तो उन पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स को उन अपने सवालों को लेकर हमसे बातचीत ना करनी पड़े और ऑटोमेटिकली उनका जवाब उनको मिल जाए। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मेरे फादर का एमएलसी जो है सर्टिफिकेट दिया हुआ आज 5 दिन हो गए हैं, अभी तक पेंडिंग है। मैम, कितना दिन लगेगा अप्रूव होने में, यानी लाइफ सर्टिफिकेट या एलएमसी एमएलसी सबमिट होने में कितना टाइम लगता है, अप्रूव होने में कितना समय लगता है, इसको लेकर इन्होंने सवाल पूछा है। तो देखिए, अमूमन अगर हम ये मानकर चले तो 7 से 10 दिन का समय लग सकता है। लेकिन जब तक ये अप्रूव नहीं हो जाता, लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट आपको नेक्स्ट 2026 की 27 की, अब तो आप 2026 में भर रहे हैं, तो 2027 की लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट आएगी। ये जब तक शो नहीं करती, तब तक आपको ये प्रयास शुरू ही रखना है और लगातार इस पर नजर बनाए रखनी है। तो इसी के साथ अपने अगले कमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये लिख रहे हैं कि मैडम जी, मैं फैमिली पेंशनर्स हूँ, तो क्या मैं एडिशनल पेंशन 65, 75, 80 के अंडर आता हूँ या नहीं, क्योंकि मेरी एज अभी 39 ईयर्स है और मुझे स्पर्श से पेंशन आती है, तो इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं। चलिए, इस कमेंट में 2 सवाल है, एक एक करके दोनों का ही जवाब देती हूँ। सबसे पहली बात, आपने लिखा है कि स्पर्श से आपकी पेंशन आती है, तो एडिशनल पेंशन मिलेगा या नहीं। देखिए, किसी भी पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स की पेंशन चाहे स्पर्श से आ रही है, चाहे बैंक से आ रही है, सभी को एडिशनल पेंशन लागू है। तो जब आपकी एज इस हिसाब से हो जाएगी, तो आपको ये जरूर से मिलेगा। और दूसरा आपका सवाल है कि ये 65, 75 और 80 साल में जो एडिशनल पेंशन जल्दी शुरू होने की बात है, तो ये आपको फायदा करेगा या नहीं। तो देखिए, अभी हालिया जो नियम है एडिशनल पेंशन को लेकर, वो यही है कि जैसे ही किसी पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स की एज 80 साल कंप्लीट हो जाती है, यानी 81 साल शुरू होते हैं, तब उनकी एडिशनल पेंशन शुरू होती है। ये आप जो बात कर रहे हैं 65, 75 और 80, ये अभी सरकार ने इसको लेकर जो है कोई भी फैसला नहीं लिया है, कोई भी ऑर्डर नहीं आया है। ये सिर्फ सोशल मीडिया में बातें हो रही हैं कि एडिशनल पेंशन 65 साल से शुरू हो जाएगी।
ये जानकारी सही नहीं है। अभी 80 साल का ही जो है नियम चल रहा है। तो अगर केंद्र सरकार ये डिसीजन लेती है कि एडिशनल पेंशन जल्दी शुरू करना चाहिए, यानी 65 में 5, 70 में 10 और 75 में 15% एडिशनल पेंशन देने का सरकार फैसला करती है, तो वो फैसला आप पर भी लागू होगा। पर अभी की हालिया स्थिति के अनुसार 81 साल में ही जो है एडिशनल पेंशन मिलती है। तो एडिशनल पेंशन से जुड़े हुए हर एक नियम आपको भी लागू है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि जैन मैम, मैं एक डिसेबल डिपेंडेंट हूँ और मैंने अपना जो पार्ट टू ऑर्डर है नेम चेंज के लिए 2023 में रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, जिसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड ऑफिस ने पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह मांगे थे, जो 7/3/2026 को भेज दिया है। अब 2 महीने हो गए हैं, पर अभी तक मेरा पार्ट टू ऑर्डर जो है नहीं आया है। प्लीज बताएं कि मुझे पार्ट टू ऑर्डर कब तक मिलेगा। देखिए, जब रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ कोई काम होता है, जैसे पार्ट टू ऑर्डर वगैरह या डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करते हैं, बर्थ डेट चेंज करते हैं, ये सारे चीजों को होने में तकरीबन 4 से 5 महीने, कई बार 6-7 महीने भी लग जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करते हुए जो जिला सैनिक बोर्ड है उससे संपर्क बनाए रखिए और अपडेट लेते रहिए। अगर इससे ज्यादा का समय हो जाता है और फिर भी रिकॉर्ड आपकी बात पर ध्यान नहीं देता, आपको लगातार परेशानी आ रही है, तब आप जो है सीपी ग्राम पर कंप्लेन दर्ज करा के रिकॉर्ड को जल्दी काम करने के लिए जो है कह सकते हैं। चलिए, इसी के साथ अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि हेलो मैडम, नमस्कार। इस ये एक हमारी पंजाबी पेंशनर, पंजाब से जो फैमिली पेंशनर्स हैं, मैं इनका पूरा कमेंट नहीं पढ़ूंगी, पर इन्होंने अपनी जो पेंशन कम आ रही है उसको लेकर लिखा है कि पेंशन हमें कम आ रही है और इसको लेकर मुझे परेशानी हो रही है। देखिए, इस चैनल के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे डिफेंस की फैमिली पेंशनर्स ही जुड़ी हैं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की भी जो फैमिली पेंशनर्स हैं वो भी जुड़ी हैं। तो वो भी अपने पेंशन संबंधी सवालों के बारे में जानना चाहती हैं। तो अमृत जी ने जो ये सवाल किया है उसका मैं विस्तार से अभी मैं जो है जवाब दे रही हूँ। ये पूछ रही हैं कि इतनी कम पेंशन क्यों है? तो देखिए, आपकी जो पेंशन है ईपीएस 95 के अंडर में आ रही है। अक्सर ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली पेंशन जो है बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें सरकारी कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता यानी डीए जो है वो नहीं जुड़ता है। आपकी स्थिति को देखते हुए आप कुछ कदम जो है उठा सकती हैं। चलिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। ईपीएफओ ऑफिस में संपर्क करना है आपको। अपने नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस जाकर अपनी पेंशन फाइल के का जो स्टेटस है उसको आपको चेक करना है और पूछना है कि क्या हाल के किसी नए सर्कुलर के तहत आपकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी की गुंजाइश है या नहीं। समय समय पर ईपीएस 95 के तहत जो पेंशन आती है उसमें केंद्र सरकार कुछ बदलाव करने वाली है, इस तरीके की जानकारियां तो हमारे सामने भी आती हैं। तो अब मैं क्या करूंगी कि ऐसी कुछ अगर न्यूज़ वगैरह है तो उसको भी मैं शेयर करूंगी, क्योंकि अभी मैंने देखा है, जैसे मैं कमेंट्स वगैरह भी पढ़ती हूँ, तो मैंने ये देखा है कि अग्निवीर हो या उनके परिवार हो, या ऐसे कुछ स्टेट की जो फैमिली पेंशनर्स हैं, रोडवेज की हैं, बहुत सारी हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़े हैं, तो उनकी भी अपडेट्स जो है मैं देने की कोशिश करूंगी। और अभी हाल फिलहाल देखिए, कुछ ऐसी जानकारी हमारे सामने आई है कि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की संभावना है। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 प्रति माह है। इसे बढ़ाने के लिए लंबे समय से जो है मांग की जा रही है। अब इसको लेकर प्रस्ताव क्या है? तो श्रम मंत्रालय और संसदीय समितियों ने इसे बढ़ाकर 3000 से 7500 के बीच करने का सुझाव दिया है। अब ताजा अपडेट ये है कि रिपोर्टों के अनुसार सरकार 2026 के आगामी बजट या नीतिगत फैसलों में न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। हालांकि अभी तक किसी निश्चित राशि की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यानी कि आने वाले दिनों में आपकी पेंशन में कुछ बढ़ोतरी तो हो सकती है, जो कुछ रिपोर्ट्स कह रही है उसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं। तो आपको उम्मीद बनाए रखनी है। जैसे ही इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होगी मैं चैनल के माध्यम से जरूर से शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने ये कमेंट किया। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इस चैनल पर आपने जो विश्वास दिला रखा है कि सही सही जानकारी आपको मिलेगी, या कभी पेंशन संबंधित कोई परेशानी होगी तो इस पर आपको जरूर से मदद मिलेगी। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए हमारे पीएमआर वेटरन्स के बारे में भी बात करते चले। जैसे कि मैंने अभी कहा कि इस चैनल के साथ अलग अलग पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स जुड़े हुए हैं। इनमें पीएमआर जो वेटरन्स है उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा है। लगातार मुझे ये कमेंट्स आते हैं जहां हमारे पेंशनर्स ये कहते हैं कि मैम, सिर्फ आपका ही ये चैनल है जो पीएमआर वेटरन्स के बारे में बात करता है, उसकी अपडेट जो है समय समय पर हम तक पहुंचाता रहता है। तो अभी देखिए, 21 जुलाई की एक नेक्स्ट डेट मिली है हमें एफटी
दिल्ली की, जो हमारी प्रिंसिपल बेंच है। अभी 21 जुलाई की डेट है, इस डेट में जो भी सुनवाई वगैरह होती है, जो भी अपडेट होगी, इस चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर से शेयर कर दूँगी। अब सबसे आखिर में हम बात करते हैं, पेंशन सही नहीं आ रही या रिकवरी आई है, तो आपको क्या करना है? देखिए 2 सवाल हैं। सबसे पहले ये बात कि पेंशन सही नहीं आ रही, बहुत सारे पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स को ये समस्या हो सकती है। अब कैसे पता चलता है कि पेंशन सही आ रही है नहीं? अगर लगातार चैनल के साथ जुड़े हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो आपकी बेसिक कितनी है इसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर से होगी। ये हमें हमारे डिफेंस के पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के लिए कह रही हूँ। तो केंद्र सरकार के जो पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स हैं, अन्य विभागों के, मंत्रालयों के, उनको 7वें वेतन आयोग के तहत ही उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई थी, तो उसी हिसाब से उनको चलना है। लेकिन अगर हमारे डिफेंस के हैं तो आपको पता होगा कि आपका बेसिक कितना है। अगर उससे कम बेसिक आता है तो आपको क्या करना है? अभी हाल-फिलहाल बहुत सारे कमेंट्स मुझे ऐसे भी आए थे। तो एक-एक करके उन सभी कमेंट्स के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, पर ये 2 टॉपिक बनाकर आज की इस वीडियो में मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। तो देखिए, अगर पेंशन सही नहीं आ रही, बेसिक कम आ रही है, तो आपको क्या करना है? आपको सीपीग्राम के थ्रू कंप्लेंट दर्ज करानी है। इसके साथ आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आपको ओआरओपी 3 लागू है, लेकिन जो है ओआरओपी 3 का आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा, इसके तहत आपकी जो बेसिक है वो कम आ रही है, तो सीपीग्राम की जो आईडी वगैरह है, उस पर भी आप मेल करके आपकी समस्या भेज सकते हैं। लेकिन पहले एक बार कॉल करके उनसे बात कर लीजिए, फिर विस्तार से लिख कर, आप भी लिख कर जो है मेल उनको कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से विस्तार से इसके बारे में बात होती है। इसके साथ अगर रिकवरी भी आई है, तो भी जैसे कि कल मैंने जो वीडियो में जानकारी दी थी कि रिकवरी का जो लेटर है केंद्र सरकार का या माननीय सुप्रीम तो रिकवरी को लेकर केंद्र सरकार का जो लेटर है या माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसको बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो रिकवरी को लेकर परेशान हैं और पीसीडीए या रिकॉर्ड तक भिजवाना चाहते हैं, तो वो भी सीपीग्राम के माध्यम से उसको भिजवा सकते हैं। जैसे आप सीपीग्राम के माध्यम से ये कार्रवाई करते हैं, तो जो रिकॉर्ड है या पीसीडीए है, उस पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ता है। उनको काम जल्दी कंप्लीट करने का दबाव पड़ता है। इसी वजह से सीपीग्राम में जब आप कंप्लेन करते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान जो है वो जल्दी से होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ऐसे अगर किसी पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स को परेशानी है, तो ये जानकारी उन लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित रही। अब ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।